इन्फेक्शन का ये 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे, मतलब MCQs विद थ्योरी, एंड टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो विल बी डिस्कसिंग इन आई मीन मोर रिगार्डिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले रेडी हो क्या सब लोगों को? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरेक्टिव रहेगा पूरा सेशन, और क्योंकि MCQ है तो फिर आंसर बताना ज़रूरी है, तो शुरू से एंड तक पूरा अटेंटिव रहना और क्वेश्चंस का आंसर बताना। हालांकि गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आंसर देना ज़रूरी है, इंटरेक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है? सो एक्सपेक्टिंग योर इंटरेक्शन थ्रू आउट द क्लास। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ। पहला वाला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन आर डैश? A. soiled instruments, B. infected patients, C. human hands, D. domestic animals. Human hands. Human hands. Human hands is the most common means of spreading infection, इसीलिए बोला जाता है। सो सबसे बेस्ट, कोई अगर इन्फेक्शन को रोकना है हमें, तो फिर सबसे बेस्ट प्रिकॉशन होता है, क्या बताओ? हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, ठीक है ना? तो हैंड हाइजीन इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शंस विद इन द हॉस्पिटल। सो हैंड हाइजीन का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। तो क्या चीज़ें हमें हैंड हाइजीन के रिगार्डिंग याद रखना चाहिए? तो वह है 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है ना? या फिर हैंड हाइजीन जो भी बोल सकते हो। सो 5 मोमेंट्स के अंदर क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है 2B 3A, ठीक है? 2B 3A ऐसे याद रख सकते हैं। 2B मतलब 2 बार B और 3 बार A। B मतलब क्या? बिफोर, 2 बार बिफोर और 3 बार आफ्टर, ठीक है? सो 2 बार बिफोर मतलब क्या? बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर क्लीन और असेप्टिक प्रोसीड्योर, ठीक है? और 3A मतलब 3 बार आफ्टर, क्या क्या? आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ठीक है ना? आफ्टर एक्सपोजर टू द बॉडी फ्लूइड एंड आफ्टर टचिंग टू द पेशेंट सराउंडिंग। याद रहा? तो 5 क्या 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 क्या? Yes, sir. What are the 5 moments of hand washing? Number 1 3B and 2B and 3B, 3A, D, 2B and 3A. 2v 3 ठीक है ना? पहला वाला बिफोर क्या है बताओ? बिफोर Before touching the patient. बिफोर जल्दी बताओ। बिफोर टचिंग Before टचिंग द पेशेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट बिफोर में क्या आ रहा है बताओ? Before clean and aseptic procedure. असेप्टिक प्रोसीड्योर, ठीक है? असेप्टिक प्रोसीड्योर, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं आफ्टर। 3 बार आफ्टर आ जाएगा, ये हो गया 2B। 3A आफ्टर आ जाता है। पहला वाला आफ्टर क्या बताओ? आफ्टर टचिंग टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ठीक है? नेक्स्ट वाला आफ्टर में क्या आ रहा है बताओ? आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, ठीक है? और नेक्स्ट वाला जो आफ्टर आता है क्या बताओ? आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट्स सराउंडिंग, ठीक है? ये हो गया 3 बार आफ्टर। समझ गए? हाँ या ना बोलो? सो दीज आर 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, जो कि एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पूछता है। अभी नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग कितना टाइम तक हमें क्या करना चाहिए? हैंड रब को यूज़ करना चाहिए। हैंड रब एंड 2 चीज़ यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए। एक है हैंड रब और दूसरा इसका टाइमिंग पूछता है बेसिकली, और एक आता है हैंड वॉश, ठीक है? दोनों का टाइमिंग में क्या डिफरेंस है बताओ? हैंड रब में हम क्या यूज़ करते हैं? मोस्ट कॉमनली अराउंड 60 to 70%, ठीक है ना? अल्कोहल, है या ना बोलो? Yes, sir. अल्कोहल बेस्ड हैंड ड्रॉप जिसे बोलते हैं, ABHR, है या ना बोलो? तो यहाँ पे 60 to 70% अल्कोहल बेसिकली यूज़ किया जाता है। हालांकि 90% तक इवन स्पिरिट भी यूज़ कर लेते हैं लोग, 100% अल्कोहल। बट नॉर्मली जो रिकमेंडेशन है, एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 60 to 70% अल्कोहल होना चाहिए इन द हैंड ड्रॉप, राइट? समझ गए?
तब ये क्वेश्चन पूछेगा कि रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ द हैंड ड्रॉप। बताओ ड्यूरेशन कितना टाइम के लिए कराना चाहिए हमारा हाथ को? 20 to 30 30 सेकेंड 20 to 30 सेकेंड नहीं, ये हो जाता है कितना बताओ? 20 to 30 seconds। 30 seconds। हैंड ड्रॉप शुड बी फॉर 20 to 30 seconds। 30 सेकेंड। ठीक है। व्हाट अबाउट द हैंड वॉश? इसका कितना टाइमिंग रहता है बताओ? इसका डबल, 40 to 40 to 60 सेकेंड। इसका डबल आ जाता है कितना बताओ? 40 to 60 सेकेंड। 40 to 60 seconds। अब ये क्वेश्चन आता है क्यों, वाई? बिकॉज हैंड रब में जो अल्कोहल होता है ना वो एवापोरेट हो जाता है। अगर तुम 60 सेकेंड्स के लिए तुम करोगे वैसे तो फिर ये हैंड रब तो नहीं होगा, राइट? होगा क्या? हैंड रब तो वो मतलब एवापोरेट हो गया होगा। सो 20 to 30 मतलब अपना पाम में जितना है ले सकते हो हैंड रब उतना लो, और पूरा जैसे स्टेप करते हैं हैंड वॉशिंग में वैसे हैंड रब को यूज़ कराना चाहिए। एंड दैट शुड बी फॉर ओनली 20 to 30 seconds बिकॉज दैट इज़ एनफ। उसके बाद एवापोरेट हो गया होगा और उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हैंड वॉश में हम क्या करते हैं, पूरा सोप को बनाते हैं, मतलब सोप को लेके पूरा लेदर बनाते हैं, मतलब पूरा क्या बनाते हैं, झाग बनाते हैं, ठीक है ना। और ये 40 to 60 seconds तक कराना चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो हैंड रब एंड हैंड वॉश ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, याद रखना। टाइमिंग का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा। अब ये हैंड वॉश कब कराना चाहिए और हैंड रब कब यूज़ करना चाहिए, एक क्लियर कट डिफरेंस सीडीसी ने बताया था कि हैंड वॉश और हैंड रब के बीच में अगर यूज़ का बारे में बात करें तो कब यूज़ करना चाहिए। हैंड वॉश तब करना जब हाथ क्या दिख रहा हो, विजिबल डाटी दिख रहा हो, ठीक है ना। अगर विजिबली डाटी नहीं है हैंड, ठीक है ना, अगर यह क्लीन दिख रहा है, गंदा नहीं दिख रहा हाथ, तो फिर हैंड रब यूज़ कर सकते हैं। अगर गंदा दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं विजिबल डट या डाटी बोल सकते हो, विजिबली डाटी। तो यहाँ पे अगर हाथ गंदा दिख रहा है तो फिर क्या यूज़ करना है, हैंड वॉश, ठीक है ना। ये हो गया नंबर 1 जहाँ पर हैंड वॉश हमें यूज़ करना चाहिए। नंबर 2 में आता है क्या, जैसे कि आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट तब भी हमें हैंड वॉश कराना चाहिए। नंबर 3 और कब हैंड वॉश करना चाहिए बताओ, बिफोर एंड आफ्टर फूड, बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड, ठीक है ना। और नेक्स्ट कोई असेप्टिक प्रोसीड्यूर अगर कर रहे हो, ठीक है, तब हैंड रब यूज़ करके नहीं कराना चाहिए, है या ना, बोलो। कोई असेप्टिक प्रोसीड्यूर कर रहे हो, हैंड रब यूज़ करके जाओगे क्या, नहीं कराना चाहिए। सो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हैंड वॉश कराना चाहिए, ठीक है। चलो, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर हैंड वॉश इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी नोन एज डैश। यहाँ पे आंसर बता दिया, ये कोई टॉक्सिन है या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस है जो कि हमारा बॉडी के अंदर जाके इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। इसे क्या बोला जाता है, कंप्लीमेंट, एंटीजन, एंटीबॉडी, ऑल ऑफ दिस। दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन। सो एंटीजन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है बताओ, एंटीजन इज समथिंग विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। सो एंटीजन इज समथिंग, और यू कैन से अ सब्सटेंस, a substance which stimulate the production of antibody, that is called antigen। हमारा बॉडी के अंदर एंट्री करेगा और एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराएगा, तब बोलते कोई भी सब्सटेंस हो अगर वो एंटीबॉडी जाके प्रोडक्शन कराता है हमारा बॉडी के अंदर, उसे बोलेंगे एंटीजन। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी वी हैव, हमारा बॉडी के अंदर क्या क्या एंटीबॉडीज़ हैं। नंबर 1 बता दो, इसमें मतलब पहले समझते हैं सोर्स ऑफ एंटीबॉडी क्या, कौन बनाता है हमारा बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, व्हाट इज द सोर्स, जल्दी बताओ। एंटीबॉडी का सोर्स क्या है, कहाँ से बनता है, कौन सा सेल बनाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल। एक है बताओ क्या, बी सेल, बी लिम्फोसाइट, या फिर द प्लाज्मा सेल,
ठीक है. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी वी हैव? यू शुड रिमेंबर द गेम्ड. ठीक है. गेम्ड मतलब क्या? IgG. G stands for IgG, A stands for IgA, IgG, M stands for IgA, IgM, IgE, IgE and IgE, IgD. IgD. So you should remember GEMD. ठीक है. So these are the 5 types of antibodies we have. कोई भी अगर बाहर से या फिर अंदर से कोई भी सब्सटेंस हो जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करा सकता है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन. ठीक है. सो एंटीजन कोई भी हो सकता है. हो सकता है कि हमारा बॉडी के अंदर से हो या फिर बॉडी के बाहर से हो. सो यहाँ पे एंटीजन का अगर टाइप्स देखोगे, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन. ठीक है. सो व्हाट आर द टाइप्स? वन इज कॉल्ड एंडोजिनस एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज एक्सोजिनस. एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस. ठीक है. सो एक्सोजिनस मतलब जो बाहर से आया हो, एंटर्ड द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है ना. फ्रॉम आउटसाइड यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है ना. एंड यहाँ पे एंडोजिनस मतलब विद इन द सेल. विद इन द सेल, जो सेल के अंदर ही बना, मतलब बन रहा हो, जनरेटेड विद इन द सेल. एक्सोजिनस जो कि बाहर से आता है एंटीजन. ठीक है. जस्ट अ मिनट. ओके. सो एक्सोजिनस एंटीजन जो है, जो बाहर से आता है, वो कैसे आएगा, बॉडी के अंदर कैसे एंट्री करेगा? देयर आर डिफरेंट रूट्स. लाइक इनहेलेशन के थ्रू आ सकता है, बाय इंजेक्शन अंदर आ सकता है, बाय इंजेक्शन. इंजेक्शन मतलब थ्रू फीडिंग, जब हम खाते हैं कोई चीज़ उस टाइम के अंदर भी आ सकता है. ठीक है ना. सो इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड इंजेक्शन, दिस आर द मीन्स और मेथड्स how kind of substance which is antigen which enters into the body. एंडोजिनस के एक्सोजिनस के बाद नेक्स्ट आते हैं क्या? एंडोजिनस, जो कि हमारा सेल के अंदर ही बनता है. ठीक है. सो ये 2 तरह का हो सकता है. एक है सेल्फ प्रोटीन एंटीजन, हमारा बॉडी के अंदर है सेल्फ प्रोटीन एंटीजन. मतलब क्या? ठीक है. सेल्फ प्रोटीन एंटीजन, इसका मतलब है ये कोई हमारा बॉडी का ही प्रोटीन है जो एंटीजन जैसा काम करता है. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ट्यूमर प्रोटीन, हमारा बॉडी के अंदर ही वो प्रोटीन बना और अभी एंटीजन जैसा काम कर रहा है. और दूसरा हो सकता है कि कोई बाहर से आया हो. ठीक है. हमारा बॉडी के अंदर ही है पर बाहर से आके हमारा बॉडी के अंदर एंटीजन प्रोडक्शन कर रहा है. तो वो वाला क्या है? जैसे कि नॉन सेल्फ प्रोटीन एंटीजन इसे बोलेंगे, नॉन सेल्फ प्रोटीन एंटीजन. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर हमारा बॉडी के अंदर कोई वायरस एंट्री किया, सो इसे बोल सकते हैं वायरल एंटीजन. ठीक है. वायरल एंटीजन हमारा बॉडी के अंदर एंट्री किया, सेल के अंदर गया, वहाँ पे हमारा सेल के अंदर ही बना रहा है कोई एंटीजन, इसे बोलेंगे नॉन सेल्फ प्रोटीन एंटीजन. सो यहाँ पे एंटीजन का अगर टाइप्स हम देखें तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज है. क्या? एक्सोजिनस एंटीजन एंड एंडोजिनस एंटीजन. एक्सोजिनस जो कि बाहर से आता है, जैसे कि थ्रू इनहेलेशन हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू. एंडोजिनस विद इन द सेल जनरेट होता है, वो हो सकता है हमारा बॉडी का कोई प्रोटीन हो, सेल के अंदर बन गया और वो अभी एंटीजन जैसा काम कर रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर ट्यूमर प्रोटीन हो सकता है. नॉन सेल्फ प्रोटीन एंटीजन जैसे कि वायरल एंटीजन, जो कि एंट्री किया सेल के अंदर वायरस और वहाँ पे एंटीजन बना रहा. ठीक है. चलो, नाउ विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन. Properties of antigen. So there are 2 different basic properties of the antigen. Number 1 is called immunogenicity. ठीक है. And number 2 property is called as immunologic reactivity. So there are 2 different एक्टिविटीज़ और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंटीजन. ठीक है. सो इम्यूनोजेनेसिटी मतलब क्या? जो एंटीजन हमारा बॉडी के अंदर एंट्री किया वो कितना पावरफुल है, कितना उसका एबिलिटी है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट कराने में. ठीक है. सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? द एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू इंड्यूस
immune response, induce immune response. इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिक रिएक्टिविटी मतलब क्या, यहाँ पे एंटीजन मतलब अगर इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है उसे बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। अगर एंटीजन हमारा बॉडी के अंदर जाता है, बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ, कितना इसका अफिनिटी है, ठीक है ना, इसका कितना एबिलिटी है एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने का, दैट इज कॉल्ड इम्यूनो रिएक्टिविटी। दोनों में एक डिफरेंस है, एक है वो कितना हद तक हमारा इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है और कितना इसका पावर है एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिक रिएक्टिविटी। अगर इम्यून रेस्पॉन्स स्टिमुलेट करेगा इम्यूनोजेनेसिटी, एंटीजन बॉडी के साथ बाइंड होगा, बोलेंगे इम्यूनोलॉजिक रिएक्टिविटी। सो दोनों में ये डिफरेंस है। हाउ इट इज गोइंग टू बाइंड विद द एंटीबॉडी, विल टॉक अबाउट दैट। सो ability of antigen to combine with antibody or the T cell, ठीक है। सो ये भी पता होना चाहिए, T cell will mediate the cellular immunity and by the ABs मतलब antibody, this is going to stimulate your humoral immunity, ठीक है। सो इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे तब ये ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, पर अभी के लिए इतना बस याद रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एपिटोप एंड पैराटोप, हाउ बेसिकली द एंटीजन एंड एंटीबॉडी दे यूज टू कंबाइन टुगेदर। तो कैसे वो बाइंड होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं द वाई सेप एंटीबॉडी, ऐसे जो वाई सेप एंटीबॉडी ऐसा होता है एंटीबॉडी बेसिकली, ठीक है ना। ये हो गया लाइट चेन, जो बाहर छोटा छोटा ये बोलते हैं लाइट चेन, एंड जो बड़ा वाला है इसे बोलते हैं हेवी चेन। नाउ यू कैन सी दिस वन इज कॉल्ड हेवी चेन, एंड ये छोटा सा जो है इसे बोलते हैं लाइट चेन, ठीक है। ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ठीक है। और ये एंटीबॉडी का जो फ्रैगमेंट है यहाँ पे देख सकते हो, इसे बोलते हैं फैब रीजन, फैब रीजियन इसको बोलते हैं, फैब रीजियन। And now this part is called as FC region, ठीक है। फैब रीजन मतलब क्या, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट जिसे बोल सकते हैं, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। A stands for antigen, B stands for binding, F stands for fragment, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट से बोलते हैं फैब रीजन या फैब फ्रैगमेंट बोल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो फैब फ्रैगमेंट देख रहे हो, यहाँ पे एक डॉग जैसा है, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कि बनाया गया है, ऐसे तरीके से बनाया गया है जो कि एंटीजन को बेसिकली ये बाइंड कर पाए। सो दैट बेसिकली दैट पार्ट विच अटैच विद द एंटीजन, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज द पैराटोप। पैराटोप, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि पैराटोप कहाँ पर होता है, एंटीजन के ऊपर या एंटीबॉडी के ऊपर। याद रखना, पैराटोप इज ऑन द surface of antibody, ठीक है ना, in the fab region, whereas epitope is in the antigen। एंटीजन का एक पार्ट है, वैसे ये वाला पार्ट देख सकते हो, दिस इज द पार्ट विच इज गोइंग टू अटैच विद द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एपिटोप। सो एपिटोप एंड पैराटोप दे यूज टू गेट अटैच टू ईच अदर। पैराटोप ऑफ द एंटीबॉडी इज गोइंग टू अटैच विद द एपिटोप ऑफ एंटीजन। बात समझ गए क्या? सो व्हाट इज एपिटोप? एपिटोप इज अ पार्ट ऑफ, कैन से द एपिटोप इज अ पार्ट ऑफ antigen which binds with the paratope of antibody, ठीक है ना। so that there will be antigen antibody reaction or neutralization of the antibody, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. So what is this called? The antigen का the ability of the antigen, ठीक है, to combine with the antibody. Now you can see this one, the ability of antigen to bind with
bind or combine with antibody. What is this called? This is called as the immunologic reactivity. Immunologic reactivity. बात समझ गए? So what is immunogenicity? Immunogenicity मतलब क्या? कितना पावरफुल है एंटीजन टू प्रोड्यूस द इम्यून रेस्पॉन्स. So that is called immunogenicity. So these are the differences you should remember. Now let's talk about the important concept regarding the chain of infection. I think so सबको पता हो जाना चाहिए, सबको पता भी होना चाहिए ये क्या चेन ऑफ इन्फेक्शन है और इसका क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या है बताओ. तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड इन्फेक्टियस एजेंट. Infectious agent. Number 2 component is reservoir. Number 3rd component of chain of infection is portal of exit. Number 4 is called mode of transmission. Number 5 is called portal of entry, and number 6 is called susceptible host. Let's talk about the number 1. Number 1 में क्या आ रहा है बताओ. Number 1 क्या आ रहा है बताओ. Number 1 is called as infectious agent. The number 1 is called infectious agent. ठीक है. So number 1 is called as what? Infectious agent. Infectious agent. So infectious agent क्या हो सकता है? हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, पैरासाइट हो, कोई भी हो सकता है. हाँ या ना बोलो. सो दिस आर गोइंग टू बी द इन्फेक्शियस एजेंट. Yes, sir. नेक्स्ट इज योर रिजर्वर. द सेकेंड वन इज कॉल्ड द रिजर्वर. ठीक है. सो रिजर्वर मतलब क्या हो सकता है बताओ. रिजर्वर वो वाला पार्ट है जहां पर बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या करता है बताओ. द ऑर्गेनिज्म यूज टू हार्बर. हार्बर मतलब क्या? रहता है. ठीक है ना. घर करके बैठता है वहाँ पे. ग्रोस और यू कैन से द मल्टीप्लाइज. ठीक है ना. रिजर्वर वो जगह है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, बढ़ता है और मल्टीप्लाई करता है. ठीक है. ये हो सकता है कोई क्या हो, ह्यूमन हो. ह्यूमन के अंदर मतलब जाके रहेगा, ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. हो सकता है कोई एनिमल हो. ठीक है ना. या फिर कोई एनवायरनमेंट हो. एनवायरनमेंट मतलब क्या? एग्जाम्पल के तौर पर कोई हो सकता है कि सॉइल या फिर कोई वाटर के अंदर जाके फिर बढ़ सकता है. हाँ या ना. सॉइल के अंदर कौन बढ़ रहा है? सॉइल के अंदर जैसे कि टिटेनस हो गया. ठीक है. हिस्टोप्लाज्मा ये भी सॉइल के अंदर बढ़ सकता है. कुछ वाटर के अंदर बैसिलस बढ़ सकते हैं. ठीक है. ह्यूमन एंड एनिमल इसको ना आज पर चेन ऑफ इन्फेक्शन इसको दो तरीके से बांटा गया है. एक हो गया के क्या, एक है केस, दूसरा कैरियर. सो कैरियर मतलब क्या? इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है बट द पर्सन इज नॉट शोइंग द क्लिनिकल फीचर. केस है जो कि बेसिकली शोज क्लिनिकल फीचर. यहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स होगा. कैरियर में क्या? ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट बट क्लिनिकल फीचर एब्सेंट. दैट इज कॉल्ड द कैरियर केस, जहाँ पर कोई सिम्टम्स नहीं आता है पेशेंट को. कोई डाउट बताओ यहाँ पे रिजर्वर के रिगार्डिंग? कोई डाउट? No, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं No, sir. पोर्टल ऑफ एग्जिट. पोर्टल ऑफ एग्जिट वो जगह है जहाँ से हमारा बॉडी के अंदर से मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर जाए. एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है बताओ. एक कोई एग्जाम्पल दे दो. जैसे हमारा बॉडी से कोई दूसरा पर्सन के अंदर जा सकता है. बॉडी से कैसे बाहर जाएगा बता दो. कोई रूट बता दो एक. Droplet. यस. ड्रॉपलेट मतलब हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हाँ. तो एलिमिनेशन जो भी हो सकता है हमारा स्किन के अंदर से जो स्वेट हो या फिर स्किन के अंदर कोई कट लगा हो, ब्लड वगैरह हो, वहाँ से भी चला जा सकता है. जीआई ट्रैक्ट से जा सकता है. हाँ या ना. स्किन से जा सकता है.
डायरेक्ट कांटेक्ट जिसे बोल सकते हो, या फिर म्यूकस, हाँ या ना, म्यूकस के थ्रू जा सकता है. सो दिस आर गोइंग टू बी योर पोर्टल ऑफ एग्जिट. नाउ आफ्टर पोर्टल ऑफ एग्जिट देयर विल बी मोड ऑफ ट्रांसमिशन. द नंबर 4 इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मतलब एक पर्सन से दूसरा पर्सन को वो कैसे जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बताओ, जैसे कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है बेसिकली, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, या फिर डायरेक्ट स्प्रेड होता है हमारा ड्रॉपलेट से, ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ जाता है, जैसे टीबी हो गया, मिजिल्स हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, या फिर पर्टूसिस हुआ. तो ये सारे डायरेक्ट कांटेक्ट से आ सकते हैं. इनडायरेक्ट मतलब क्या, इनडायरेक्ट मतलब हो सकता है कि कोई एयर बर्न हो, एयर के थ्रू जाए पहले, ठीक है ना, एक से दूसरा पर्सन को जाने के लिए एयर के थ्रू जा सकता है. व्हीकल बर्न मतलब हो सकता है फूड या वाटर के थ्रू जाए. हो सकता है कि वेक्टर बर्न हो, मतलब थ्रू लाइक मस्कीटो, फ्लाइज एक्सेट्रा, हाँ या ना. सो दिस आर गोइंग टू बी द इनडायरेक्ट मेथड्स. एयर बर्न के अंदर क्या हो सकता है, एयर बर्न के अंदर जैसे मिजिल्स हुआ, टीबी हुआ, ये भी हो सकता है. अच्छा, यहाँ पे मिजिल्स, टीबी, ये सारे मतलब डायरेक्ट कंटैक्ट से ज़्यादा एयर बर्न हो सकता है. यहाँ पे डायरेक्ट कंटैक्ट से ज़्यादा ये एयर बर्न हो सकता है. डायरेक्ट कंटैक्ट के अंदर कैसा क्या आ सकता है बताओ, जैसे कि HIV हो गया, राइट, ये डायरेक्ट ब्लड का कंटैक्ट में आएगा, हाँ या ना, बोलो, बात समझ रहे हो क्या, डायरेक्ट ब्लड का कंटैक्ट में आएगा. HIV हो गया, हेपेटाइटिस हुआ, ये सारे डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आ सकता है, ठीक है. या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ, वो सारे डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आ सकता है. एयर बर्न अगर बात करें, एयर बर्न के अंदर टीबी, मिजिल्स, इन्फ्लुएंजा, पर्टूसिस, ये सारे हो सकते हैं. व्हीकल बर्न के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि फूड या वाटर के थ्रू आएगा, तो फूड और वाटर के थ्रू. फूड और वाटर के थ्रू क्या आ सकता है बताओ, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ठीक है, डिसेंट्री हुआ. वेक्टर बर्न के अंदर क्या आ सकता है बताओ, मतलब मस्कीटो, फ्लाइज वगैरह, जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया, डेंगू, ठीक है, फाइलेरिया हुआ, जापानीज एंसेफेलाइटिस हुआ, डेंगू हुआ, राइट. और क्या हो सकता है, चिकनगुनिया, एक्सेट्रा. सो दिस आर गोइंग टू बी द टाइप्स ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या आ रहा है बताओ, एक है क्या, डायरेक्ट, दूसरा क्या बताओ, इनडायरेक्ट, ठीक है. सो डायरेक्ट के अंदर क्या, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, HIV हुआ, और क्या बताओ, जैसे कि जल्दी बताओ, हेपेटाइटिस, HIV, और क्या बोला था मैंने, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है ना, वो सारे हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट. इनडायरेक्ट में एयर बर्न के अंदर क्या आ सकता है बताओ, टीबी, ठीक है, और क्या हो सकता है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पर्टूसिस, ठीक है ना, मिजिल्स एक्सेट्रा. सो दिस आर गोइंग टू बी द एयरबर्न टाइप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन कॉल्ड द पोर्टल ऑफ एंट्री. The number 5, the portal of entry. ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट दोनों ही सेम ही होता है ऑलमोस्ट. पोर्टल ऑफ एग्जिट जहाँ से बाहर आए वही अंदर जाएगा. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, आई हो सकता है, ठीक है ना. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब सांस लेते हैं अंदर उस टाइम पे जा सकता है. माउथ के अंदर मतलब GI ट्रैक्ट के अंदर जा सकता है, ठीक है ना. स्किन के थ्रू जा सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ थ्रू जा सकता है. और कैसे जा सकता है बताओ, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जा सकता है, ठीक है ना. अगर कोई स्किन इंजुरी है, ठीक है ना, ओपन स्किन है, ठीक है ना, ओपन स्किन है,
उसके थ्रू जा सकता है, हाँ या ना बोलो. सो पोर्टल ऑफ एंट्री कैन बी एनीथिंग. दिस इज द डोर हाउ somebody कैन एंटर द बॉडी. somebody in the sense the organism will enter the body. Next is susceptible host. susceptible host. होस्ट मतलब हो सकता है कोई पर्सन हो या एनिमल हो जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करेगा और बढ़ेगा. मोस्ट कॉमनली द ससेप्टेबल होस्ट आर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड मतलब ये बेसिकली इम्यूनिटी इनका कम होता है, तो इसलिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एंट्री कर लिया और बढ़ा और डिजीज कराया. सो दैट इज कॉल्ड ससेप्टेबल होस्ट. होस्ट मतलब यहाँ पे क्या, होस्ट कुड बी एनिमल और ह्यूमन इन विच मोस्ट कॉमनली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली एंट्री करता है. दैट इज कॉल्ड ससेप्टेबल होस्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेप इन द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन और चेन ऑफ इन्फेक्शन में फर्स्ट और प्राइमरी स्टेप क्या है. ए रिजर्व होस्ट, बी पोर्टल ऑफ एग्जिट, सी इन्फेक्शियस एजेंट्स, डी पोर्टल ऑफ एंट्री. Infectious agent. Infectious agent is the first or primary step. Next आते हैं, a nurse washes her hand regularly after every contact with the contaminated materials. This would break which link in the chain of infection? Mode of transmission, infectious agent, portal of exit, portal of entry. Mode of transmission. Mode of transmission. Yes, Mode of this is going to be a transmission. mode of transmission. अगर कोई बार बार हर कंटैक्ट के बाद अगर कोई कंटामिनेटेड मटेरियल को जैसे ही एक्सपोज हुआ या कंटैक्ट में आया तो वो बार बार हाथ धोने का मतलब ये है कि क्या करना, बताओ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना. ठीक है ना, टू ब्रेक द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन what would refer to the period between a person get infected with the microorganism and the appearance of the first sign and symptoms related to that condition? Prodromal stage, incubation period, convalescence period, decline stage. Incubation period. Yes, this is called incubation period. Incubation period. This is the period between a person get infected, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री किया एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स. इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर स्टेजेस जहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे शुरू करेंगे कि डिजीज का या इन्फेक्शन का क्या स्टेजेस होता है. देर आर बेसिकली 5 स्टेजेस. इन सम बुक्स दे have written more than 5, but we'll talk about, or some books they have written 4 stages. They are not considering decline phase. Some books they are saying कि incubation period, then आता है prodromal stage, and then period of illness, and then period of convalescence. कुछ बुक है इसमें एक एडिशनल स्टेज डाल दिया जिसे बोलते हैं पीरियड ऑफ डिक्लाइन. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. तो पहला वाला स्टेज क्या रहा है बताओ, इसे बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड. द फर्स्ट इज एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. पहले तो एंट्री करना चाहिए ना, तो इसे इसीलिए क्या आ जाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड. एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू, जल्दी बताओ, अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम. First sign and symptoms. ठीक है, सो ये हो गया पीरियड जहाँ पर एंट्री किया, एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड यहाँ पे आ जाता है क्या, फर्स्ट क्लिनिकल फीचर. इसे क्या बोलेंगे, द इंक्यूबेशन पीरियड. राइट, नाउ दिस इज द टाइम फ्रेम जहाँ पर हमें क्या बोलना, दिस टाइम फ्रेम को बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड. बात समझ गए. उसके बाद आते हैं क्या, प्रोड्रोमल पीरियड या प्रोड्रोमल स्टेज. प्रोड्रोमल स्टेज वो है जहाँ पर कोई आदमी क्या करता है, साइन मतलब उसको वीक फील होता है, नॉन स्पेसिफिक साइन शुरू होता है, जनरलाइज सिम्टम दिखाता है, वेग्यू सिम्टम या बोल सकते हो, या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम दिखाता है कोई डिजीज़ का. मान के चलते हैं किसी को टिपिकली टीबी है, टीबी या फिर मलेरिया है. तो मलेरिया होने से पहले जब प्रोड्रोमल स्टेज आएगा तो प्रोड्रोमल स्टेज में वो क्या दिखाएगा,
बॉडी पेन होना। तो बॉडी पेन से थोड़ी ना हमें पता चलेगा कि मलेरिया है। तो प्रोड्रोमल पीरियड में मान के चलते हैं अगर किसी का बॉडी पेन हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा, वी आर नॉट सेइंग दिस इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ मलेरिया, दिस इज फीचर ऑफ जनरलाइज फीचर या जनरलाइज सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक फीचर, वी आर सेइंग दिस इज प्रोड्रोमल पीरियड। ठीक है ना, जहाँ पर डिजीज शुरू हो रहा है बढ़ना, एंड दिस इज द पीरियड जहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हावी हो रहे हैं हमारा इम्यूनिटी के ऊपर, और ये इम्यूनिटी हमारा काम नहीं कर रहा, और प्रोड्रोमल स्टेज में के बाद ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक टाइम आएगा जहाँ पर धीरे धीरे ये पीक लेवल तक पहुँचेगा, सबसे हाईएस्ट फीचर यहाँ पे होगा। ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ इलनेस, जहाँ पर स्पेसिफिक सिम्टम दिखाना शुरू कर दिया मलेरिया का, दैट पीरियड मान के चलते हैं ये पीरियड है जहाँ पर नॉन स्पेसिफिक फीचर है, नॉन स्पेसिफिक, और यहाँ से मान के चलते हैं स्पेसिफिक फीचर दिखाना शुरू कर दिया मलेरिया का, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ इलनेस, जहाँ से स्पेसिफिक फीचर दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है ना, एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं क्या, एकिम पॉइंट। ठीक है, एकिम पॉइंट, ACME, ACME मतलब क्या, जहाँ पर मैक्सिमम क्लिनिकल फीचर दिखाता है, दिस इज कॉल्ड पीक ऑफ इलनेस, पीक ऑफ इलनेस। ठीक है ना, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पीक ऑफ इलनेस, ये पॉइंट को बोलते हैं एकिम पॉइंट। ठीक है ना, ये आता है पीरियड ऑफ इलनेस के बाद, मतलब पीरियड ऑफ इलनेस के अंदर सबसे हाईएस्ट और टॉप लेवल का जो क्लिनिकल फीचर दिखाता है, टॉप लेवल का जो तबीयत खराब होता है, मान के चलो सबसे हाईएस्ट फीचर जहाँ पे दिखाता है डिजीज का, उसे बोलते हैं एकिम पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं धीरे धीरे वो पॉइंट से क्या होगा, धीरे धीरे क्लिनिकल फीचर सबसाइड होना शुरू होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या होंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, हमारा डैमेज टिश्यू बोर्ड धीरे धीरे क्या होगा, रिपेयर होगा। ठीक है ना, इम्यूनिटी सिस्टम इन्फेक्शन के ऊपर हावी हो जाएगा, इन्फेक्शन कम होगा, इम्यूनिटी ज़्यादा काम करेगा, तो अभी क्या होगा, सिम्टम डिक्लाइन हुआ, सिम्टम अभी कम हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ डिक्लाइन। उसके बाद क्या होगा, ये कंप्लीटली जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी एंट्री किया था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अभी बढ़ेगा नहीं, देयर विल बी कंप्लीट स्टॉप। अभी सिम्टम यहाँ पे और नहीं दिखाएगा आगे जाके, क्यों, यहाँ पे तो पूरा बंद हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ रहा, जहाँ पे द पर्सन विल एब्सोल्युटली फाइन, नाउ दिस विल बी द हेल्दी स्टेट, हेल्दी स्टेट, पर्सन रिकवर्ड वेल, अब रिकवरी हो गया, रिकवर्ड। ठीक है ना, हेल्दी है, रिकवर्ड है, और यू कैन से द प्री इलनेस स्टेज, प्री इलनेस स्टेज जैसा यहाँ पे इक्विवेलेंट टू प्री इलनेस स्टेज बोल सकते हो, जैसे डिजीज होने मतलब होने से पहले पर्सन जैसा था वैसे ये पीरियड ऑफ कन्वल्सेंस में आ जाएगा। बात समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था बताओ, यहाँ पे था कि पीरियड बिटवीन अ पर्सन गेट इन्फेक्टेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला वाला स्टेज आ जाता है, क्या बताओ, पहला वाला स्टेज क्या है बताओ, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है बताओ, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फर्स्ट क्लिनिकल फीचर, फर्स्ट क्लिनिकल साइंस, एंट्री ऑफ माइक्रोब्स टू फर्स्ट क्लिनिकल फीचर जब दिखाता है, दैट इज द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड में, सम डिजीज द सिक पर्सन कैन स्प्रेड द डिजीज, The second phase is called as what? The prodromal stage. Prodromal stage में क्या होगा बताओ, prodromal stage में क्या होगा, non-specific symptom. Yes. Non-specific Patient will sign say and symptom. non-specific symptom. Non-specific symptom. Non-specific symptom दिखाएगा। ठीक है, प्रोड्रोमल वाला स्टेज में ये होता है सबसे शॉर्टेस्ट फेज या शॉर्टेस्ट स्टेज, सबसे छोटा वाला स्टेज जो है ये वाला है प्रोड्रोमल स्टेज। ठीक है, कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन, पेशेंट कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन।
और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पेशेंट फील्स वीक, बट एग्जैक्टली द पेशेंट इज नॉट शोइंग द स्पेसिफिक फीचर. ठीक है. द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? द इलनेस. इलनेस फेज और स्टेज जो भी बोल सकते हो. इलनेस स्टेज में क्या आ जाएगा बताओ? Specific features will be apparent. हाँ, द पर्सन विल शो द स्पेसिफिक सिम्टम्स. स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है. पर्सन इजीली ट्रांसमिट करेगा इन्फेक्शन को. पर्सन इजीली ट्रांसमिट इन्फेक्शन. ठीक है. एंड इलनेस फेज का एक है बोलते हैं जो क्या? एकिम पॉइंट. व्हाट इज दैट एकिम पॉइंट? Peak point of illness. जल्दी बताओ. Highest point of Point illness. of illness. यस, Highest पीक ऑफ इलनेस point बोल of सकते हो. illness. द पीक ऑफ इलनेस. ठीक है ना? पीक ऑफ इलनेस इज कॉल्ड एकिम पॉइंट. ठीक है. चलो नेक्स्ट आते हैं. क्या नेक्स्ट फेज विल बी व्हाट? जल्दी बताओ. नेक्स्ट फेज विल बी व्हाट? डिक्लाइन. Period of decline. Decline. डिक्लाइन स्टेज. यहाँ पे क्या होगा? क्या क्या डिक्लाइन होगा बताओ? क्लिनिकल फीचर डिक्रीज. हाँ या ना? Clinical features. ऑर्गेनिज्म क्या होगा? वो भी कम होते जाएंगे. हाँ या ना? Yes, sir. इम्यूनिटी बढ़ेगा. हाँ या ना बोलो? इम्यूनिटी विल बी मोर पावरफुल कंपेयर टू द इन्फेक्शन. हाँ या ना? इम्यूनिटी विल कंट्रोल और इम्यूनिटी सिस्टम विल ब्रिंग डाउन द इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल. ठीक है ना? और क्या होगा? और क्या होगा बताओ? डैमेज टिश्यू रिपेयर होगा. डैमेज्ड टिश्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिपेयर. दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन फेज. नेक्स्ट फेज क्या जाता है बताओ? नेक्स्ट फेज क्या बताओ? नंबर 5 स्टेज कन्वल्सेंस. Period of convulsions. Convulsion. कन्वल्सेंस. द कन्वल्सेंस फेज. कन्वल्सेंस फेज मतलब क्या? दिस इज द फाइनल Of the स्टेज. stage. लास्ट वाला स्टेप है ये. ठीक है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है, माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो क्या हो गया? एब्सोल्युटली स्टॉप हो गया है. ठीक है ना? एंड देयर इज कंप्लीट रिकवरी ऑफ द पेशेंट. हाँ या ना बोलो? दिस इज कॉल्ड कन्वल्सेंस फेज. Yes, यहाँ पे sir. ये भी बोल सकते हैं द पर्सन विल बी लाइक प्री इलनेस स्टेज. डिजीज होने से पहले जैसे बंदा था वैसे आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड प्री इलनेस स्टेज. कोई डाउट बताओ यहां तक? कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं. चलो नेक्स्ट आते हैं. ये वाला बताओ. इन which of this disease stage the person gets back to his or her healthy life and all the signs and symptoms get subsided and experience the recovery from the infection. A incubation period, B prodromal stage, C convalescent stage, D prodromal stage. अच्छा यहाँ पे दो Convulsion stage. ऑप्शन सी कन्वल्सेंस. ठीक है. चलो नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन द इन्फेक्शियस स्टेज द टर्म डिस्क्राइबिंग सीवियरिटी ऑफ द डिजीज following an infection is referred to as dash: harmfulness, virulence, pathogenicity, infectivity. The severity of disease called as dash: harmfulness, Pathogenicity. virulence, pathogenicity, infectivity. Harmfulness. Pathogenicity. अगर किसी को हटाना तो पहले ये हार्मफुलनेस को हटाना चाहिए. ऐसा कोई टर्म ही नहीं है. ठीक है. तो एक एक करके समझते हैं नीचे से ऊपर. पहला वाला टर्म क्या है? इन्फेक्टिविटी. इन्फेक्टिविटी मतलब क्या? एबिलिटी टू इन्फेक्ट. एबिलिटी टू इन्फेक्ट समथिंग. या कोई पर्सन हो या होस्ट हो
एबिलिटी टू इन्फेक्ट इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे और एक इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन ability of pathogen to enter the body, बॉडी के अंदर एंट्री करना और वहाँ पे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द बॉडी, एंटर एंड मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई इन द होस्ट, दैट इज कॉल्ड द इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी मतलब क्या, कितना एबिलिटी है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी मतलब क्या, एबिलिटी टू कॉज डिजीज। ठीक है, मतलब ये बॉडी के अंदर तो एंट्री कर लिया, अभी कितना इसका एबिलिटी है डिजीज हमारा बॉडी के अंदर कराने के लिए, सिम्टम दिखाने के लिए। ठीक है, सो पैथोजेनिसिटी मतलब क्या, सो द एबिलिटी टू कॉज डिजीज इन ए होस्ट। ठीक है ना, एक होस्ट के अंदर कितना दूर तक ये एंट्री करके डिजीज या क्लिनिकल फीचर शो करा सकता है, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिटी। नाउ व्हाट इज विरुलेंसी? Virulence, sometimes we are saying the ability to cause death, ability to cause death। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर। प्रोड्यूसिंग पावर, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, नाम है ए। ठीक है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म लेते हैं जिसका नाम है बी। ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बॉडी के अंदर ए भी एंट्री करता है और बी भी एंट्री करता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एंट्री किया, ठीक है ना, एंट्री किया, सर्वाइव किया, मल्टीप्लाई किया, बोलेंगे क्या, इन्फेक्टिविटी। ठीक है, व्हाट मीन बाय पैथोजेनेसिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज। ठीक है ना, ये ए और बी दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर ये दोनों का क्या एबिलिटी है, कितना हद तक ये क्लिनिकल फीचर्स शो करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैथोजेनेसिटी। अभी ये ए और बी दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा ज़्यादा सीवियर है, डिजीज तो दोनों करा देते हैं, मान के चलते हैं दोनों डिजीज करा सकते हैं, बट विच इज़ मोर डेंजरस। ठीक है ना, इनमें से कौन सा डेंजरस है, तो बोलते हैं क्या, विरुलेंसी, द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर। ठीक है, द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस कॉल्ड विरुलेंस। सो ए और बी मान के चलते हैं, पैथोजेनेसिटी मतलब डिजीज प्रोडक्शन कराना, तो ए भी करा सकता है, बी भी करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, या फिर ए नहीं करा सकता, बी करा सकता है, दैट इज कॉल्ड डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर। अगर दोनों करा सकते हैं तो ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो विरुलेंस वो बताएगा। पैथोजेनेसिटी ये बताएगा कौन सा कितना, मतलब किसका पावर है डिजीज प्रोड्यूस कराने का और किसका है नहीं। ठीक है, और अगर कर सकते हैं तो दोनों के बीच में से कौन सा ज़्यादा सीवियर है, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, तो वो बोलते हैं विरुलेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो। सो द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज कॉल्ड विरुलेंस, आई मीन सॉरी, द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज कॉल्ड एज पैथोजेनेसिटी। ठीक है, यहाँ पे मतलब विरुलेंसी और पैथोजेनेसिटी दोनों के लेके एक कंफ्यूजन बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा कि पैथोजेनेसिटी मतलब है कितना हद तक वो डिजीज क्रिएट करा सकता है, एबिलिटी टू कॉज डिजीज, लेकिन इसका कितना पावर है डिजीज प्रोड्यूस कराने का, कितना पावरफुल है और डेंजरस है, दैट इज कॉल्ड विरुलेंसी। पैथोजेनेसिटी मतलब क्या, द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, एबिलिटी
एबिलिटी टू कॉज डिजीज। ठीक है, ये डिजीज क्लिनिकल फीचर शो कराने में कितना माहिर है। ठीक है, विरुलेंस मतलब क्या, ये कितना डेंजरस है। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं क्या, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, या क्लिनिकल फीचर प्रोटेक्शन कराने का, सीवियर क्लिनिकल फीचर प्रोटेक्शन कराने का इसका कितना एबिलिटी है, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर से बोलते हैं क्या, विरुलेंसी, या द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड विरुलेंसी, या द एबिलिटी टू कॉज डेथ, दैट इज कॉल्ड विरुलेंसी। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे क्या हुआ, द सिवियरिटी ऑफ ए डिजीज, क्या बोलेंगे, अच्छा यहां पे आंसर क्या हो गया, विरुलेंस हुआ। इन द इन्फेक्शियस स्टेज द टर्म डिस्क्राइबिंग द सिवियरिटी ऑफ डिजीज फॉलोइंग एन इन्फेक्शन इज रेफर्ड टू एज द विरुलेंस, नॉट हार्मफुलनेस। पैथोजेनिसिटी भी नहीं होगा, इन्फेक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है सिवियरिटी ऑफ डिजीज। ये अगर बस बताता द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, हम बोलते पैथोजेनिसिटी, लेकिन ये पूछ रहा है डिजीज तो हो जाता है पर कितना सीवियर उससे नापना, इसे क्या बोलते हैं, विरुलेंस बोलते हैं। बात समझ रहे हो, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ रहे हो क्या, Yes. समझ रहे हो। Yes, sir. पैथोजेनिसिटी मतलब क्या, कितना डिजीज कौन है जो कि डिजीज करा सकता है, लेकिन विरुलेंस वो है कितना सीवियर डिजीज करा सकता है, दैट इज कॉल्ड Severity of disease. विरुलेंसी। बात समझ रहे हो ना डिफरेंस। मान के चलते हैं ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें से कौन सा डिजीज करा सकता है, क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे बताओ, इनमें से कौन सा डिजीज करा सकता है। Pathogenicity. एग्जाम्पल के तौर पर ए और सी दोनों डिजीज करा सकते हैं, क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पैथोजेनेसिटी। ठीक है, ए और सी में से कौन सा है जो कि ज्यादा सीवियर है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड विरुलेंस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस। Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम, डार्विन, फ्रूड, लुई पास्चर, एरिक्सन। Louis Pasteur. द आंसर इज Louis Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur is the person who propounded or proposed the germ theory. What do you mean by germ theory? As per the Louis Pasteur, उन्होंने बोला कि many diseases, बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से या जर्म के वजह से होते हैं, तो इसलिए नाम दिया गया जर्म थ्योरी। ठीक है, तो इसने मतलब लुई पास्चर ने बोला कि जो डिजीज हमारा होता है वो मोस्ट ऑफ द डिजीज आर बिकॉज ऑफ द जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज जर्म थ्योरी। ठीक है, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो क्या, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. So Louis Pasteur said many diseases are caused by the germs। ठीक है, क्या क्या जर्म्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, मतलब हो सकता है प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ठीक है, सो डिजीजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय और कॉज्ड बाय द जर्म्स, इसलिए इसे बोला गया जर्म थ्योरी। सो ये वाला टर्म जो है ना जर्म थ्योरी, वो कहाँ से आया, हमारा एक थ्योरी में हम पढ़ते हैं डिजीज कॉजेशन थ्योरी, क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजेशन थ्योरीज और मॉडल्स, डिजीज कॉजेशन थ्योरी, इसके अंदर बहुत सारे थ्योरी आते हैं। सो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ा कि जर्म थ्योरी है। ठीक है, ये भी तुम लोग पढ़े होंगे, जैसे कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, इसके रिगार्डिंग पढ़े होंगे, पढ़े हो या नहीं बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ये भी एक थ्योरी है, ये बोलता है कि एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये Agent, host, environment. एजेंट हो गया, होस्ट हो गया और एनवायरनमेंट हो गया, इन तीनों के बीच में ही
कुछ गड़बड़ होता है जिसके वजह से डिजीज होता है, राइट। नंबर थर्ड आते हैं क्या, और एक थ्योरी जिसे बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी, इसका मतलब है कि कोई डिजीज अगर है तो ये एक ही रीजन की वजह से नहीं होता, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डिजीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो प्रपोज किया गया वो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, एग्जिस्टिंग फैक्टर, एंड नंबर थर्ड बोला गया एनवायरमेंटल फैक्टर। ये फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली कोई डिजीज करा सकते हैं, जिसे बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज। नंबर 4 में आता है क्या, वेब कॉजेशन। वेब कॉजेशन ऑफ डिजीज या थ्योरी बोल सकते हो। इट वाज प्रपोज्ड बाय द मैकमोहन एंड पॉ, PAUGH। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ये प्रपोज्ड बाय द गैलन ने ये प्रपोजल दिया था मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन डिजीज के रिगार्डिंग या थ्योरी के रिगार्डिंग। वेब कॉजेशन मैकमोहन एंड पॉ ने दिए। वेब कॉजेशन का अगर बात करें तो ये बोलते हैं कि अगर कोई डिजीज है तो वो इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड मतलब फिजिकल एक्टिविटी डिजीज करा सकता है, स्मोकिंग मान के चलते हैं डिजीज करा सकता है। ये स्मोकिंग एंड डिजीज फिजिकल एक्टिविटी भी कनेक्टेड हैं, ये ऐसा बोलता है। मेडिकेशन कोई डिजीज करा सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे मतलब कोई हार्ट फेल्योर के रिगार्डिंग बात हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज मान के चलते हैं, तो CSD अगर होता है इसके रिगार्डिंग जो मल्टीफैक्टोरियल डिजीज बोला, हाँ स्मोकिंग इसका करा सकता है, मेडिकेशन कराता है, स्ट्रेस, ये सारे करा सकते हैं। ये बोला वेब कॉजेशन ऑफ डिजीज कि इनके बीच में भी कुछ रिलेशन है, ठीक है ना, ऐसे फैक्टर्स हैं इनके बीच में भी रिलेशन है, तो दैट इज कॉल्ड वेब कॉजेशन ऑफ द डिजीज। नॉट ओनली मल्टीफैक्टोरियल में हम पढ़ते हैं कि बस ये फैक्टर हो गया वो फैक्टर हुआ, पर ये फैक्टर के बीच में जो रिलेशन है, मान के चलते हैं ये हो गया डिजीज, तो ये एक फैक्टर है, ये वाला दूसरा फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये हो गया मल्टीफैक्टोरियल वाला। तो वेब कॉजेशन बोलता है कि इनके बीच में भी कुछ इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए वेब कॉजेशन बोला गया। बात समझ गए क्या? बात समझ रहे हो क्या? सो वेब कॉजेशन ऑफ डिजीज was proposed by McMahon and Poe. You should remember by that. Next आते हैं iatrogenic infections. Iatrogenic infections are infections developed due to hospital admission, therapeutic procedure, exposure to affected person, low immunity. What do you mean by nosocomial infection? कौन बोलेगा? Hospital acquired infection. Hospital acquired infection. ओके, सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये बेसिकली कब होना चाहिए? आफ्टर 48 आवर। ये एग्जाम में After 48 hours. अगर पेशेंट एडमिशन हुआ और विद इन 48 आवर के अंदर अगर हो जाता है इन्फेक्शन कोई, तो इसके लिए हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर एडमिशन का 48 आवर के बाद कोई इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, देन इट इज बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटल से ही कुछ इन्फेक्शन हुआ है। बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एक टाइम लाइन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज दैट कॉल्ड? 48 आवर। आफ्टर 48 आवर अगर इन्फेक्शन होता है बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। वैसे यहाँ पे याट्रोजेनिक मतलब क्या? याट्रोजेनिक मतलब क्या? कोई मान के चलते हैं हमने प्रोसीड्योर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कैथेटर दिया, या फिर मान के चलते हैं कुछ हमने फ्लेबोटोमी किया, या जैसे IV कैनुलेशन वगैरह कराते हैं, उसके थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? याट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या क्या हो गया? आंसर क्या होगा बताओ? थेराप्यूटिक प्रोसीड्योर। अगर हम कोई प्रोसीड्योर करते हैं, मान के चलते हैं वेंटिलेटर हम लगा दिए और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो गया, इसे क्या बोलेंगे? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोजोकोमियल, बट वी आर सेइंग iatrogenic infection because we are doing some kind of therapeutic procedure
but the patient has got some infection. That's why we are saying this is iatrogenic infection. Iatrogenic मतलब क्या, कोई हम मेडिकल प्रोसीड्योर कर रहे हैं और उसके वजह से इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, iatrogenic बोलेंगे. बात समझ गए? बात समझ गए? Yes, sir. चलो नेक्स्ट चलते हैं. द बेस्ट वे टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग pathogens to a patient when removing contaminated globes. बेस्ट वे क्या होता है, सबसे बेस्ट वे क्या होगा, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग पैथोजेंस. इनमें से कौन सा एक बेस्ट मेथड है जिसमें हम क्या करना, सबसे कम रिस्क के साथ, मतलब ये क्या बोलेंगे, पैथोजन का ट्रांसफरिंग द पैथोजन मतलब क्या, एक पर्सन से दूसरा पर्सन को, या फिर मान के चलो हमसे पेशेंट को पैथोजन ट्रांसमिट ना हो, सबसे कम खतरा वाला प्रोसीड्योर इनमें से कौन सा है, या बेस्ट वे कौन सा है, इसके वजह से जो पैथोजन या ऑर्गेनिज्म हमसे पेशेंट को कम जाएगा, या देयर इज अ डिक्रीज रिस्क. जैसे जब हम कोई रिमूव करते हैं ग्लोब्स या कंटामिनेटेड ग्लोब्स रिमूव करते हैं, तो उस टाइम के दौरान क्या एक बेस्ट मेथड है जिसके वजह से पेशेंट को ज़्यादा रिस्क नहीं होगा पैथोजन ट्रांसमिट होने का. ए, वॉश द ग्लोब्स बिफोर रिमूविंग देम. बी जेंटली पुल ऑन द फिंगर्स ऑफ द ग्लोब्स व्हेन रिमूविंग देम. सी जेंटली पुल जस्ट बिलो द कफ and invert the globes when removing them. D, remove the globes and then turn the inside out. Sir. Option C. Option C. C, sir. gently pull just below the cuff and invert the globes when removing them. Wash the globes before removing them. Wash करना चाहिए नहीं. Gently pull on fingers of the globes when removing them. Gently pull on the fingers. Fingers को ऐसे pull करेंगे नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उल्टा inside out करना चाहिए. And that should be जो कफ है, मैं दिखाता हूँ इसका पिक्चर. ऑप्शन सी तो करेक्ट है डेफिनेटली. पिक्चर यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखो दोनों हाथ में ग्लोब्स हैं, तो हमने ऐसे मान के चलते नॉन डोमिनेंट हैंड से पहले अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव कर दिए, इसे रिमूव किया. लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा अगर हम एक ही हाथ में रखे हैं ग्लोब्स तो फिर कैसे रिमूव करेंगे, ये वाला ऊपर वाला भूल जाओ, नीचे वाला को देखो. कफ के अंदर हमने क्या किया, हमने फिंगर को इंसर्ट किया, उसके बाद इनसाइड आउट. जैसे ही हम रिमूव कर रहे हैं उस टाइम के दौरान इन्वर्ट करके रिमूव कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो. इन्वर्ट मतलब उल्टा करके. बात समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो. Yes, sir. So that's why option C is correct. Next आते हैं, the most common site of hospital acquired infection is what? Hospital acquired infection क्या होता है, सबसे most commonly कौन सा साइट में होता है, सर्जिकल साइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, Urinary tract. एंड आईज. आंसर इज urinary tract. Urinary tract. What type of isolation is most appropriate for patient diagnosed with methicillin resistant Staphylococcus aureus pneumonia? निमोनिया वाला केस है तो क्या कराना चाहिए, निमोनिया, एंड दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेना है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन लेना है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, रिवर्स आइसोलेशन. Standard precautions, sir. Yes. So answer is contact isolation. Contact isolation, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट मर्सा के लिए हमें contact isolation लेना है, ठीक है. मर्सा के लिए contact isolation, ये याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं करा सकते इसका. A patient with the following infection should be assigned to a negative pressure isolation room. What do you mean by negative pressure isolation room? कौन बोलेगा? What do you mean by negative pressure isolation room? जल्दी बताओ. सर एयर अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाता है. जल्दी बताओ, और कोई बोल सकता है क्या? देखो ये हो गया, मान के चलते हैं ये हो गया हमारा आइसोलेशन रूम, ठीक है, और ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट.
ठीक है। सो द प्रेशर ऑफ द एनवायरमेंट एंड आइसोलेशन रूम यूजुअली इक्वल होता है। तो हम ये बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर एनवायरमेंट का प्रेशर है 22, तो फिर आइसोलेशन का रूम का जो प्रेशर है वो भी तो 22 होगा। हम चाहते हैं नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे बना के रहें, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आइसोलेशन रूम का जो प्रेशर रहेगा, मान के चलते हैं 15 कर दिया, ठीक है, बात समझ गए क्या? 15 psi कर दिया। यहाँ पे एनवायरमेंट का प्रेशर हमने क्या कर दिया 22 psi फॉर एग्जाम्पल, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए पर मान के चलते हैं एनवायरमेंट का प्रेशर है 22 एंड आइसोलेशन रूम का प्रेशर है 15। समझ रहे हो क्या? अभी एयर कैसे फ्लो होगा बताओ, एयर कैसे फ्लो होगा जल्दी बताओ। बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? से बाहर, अंदर बाहर से अंदर, माने जो बाहर से बाहर से अंदर जाएगा ना। प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, प्रेशर आइसोलेशन रूम का कम है, तो Yes, एयर का sir. जो फ्लो होगा, एयर फ्लो कैसे होगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। चलो, अगर मान के चलते हैं दोनों का प्रेशर सेम रहता तो फिर क्या होता फ्लो? यहाँ पे 22, यहाँ पे भी 22। फ्लो कैसे होता? एनवायरमेंट से आइसोलेशन रूम एंड आइसोलेशन रूम से भी एनवायरमेंट, है या ना? एक्सचेंज होता है इससे, है या ना? बात समझ रहे हो क्या? yes, sir. अगर हमने आइसोलेशन रूम का टेम्परेचर आई मीन प्रेशर को बढ़ा दिया, मान के चलते हैं 22 को हमने 25 कर दिया, तो क्या होगा? इनसाइड से आउटसाइड है। वो पूरा आइसोलेशन रूम से बाहर। मान के चलते हैं आइसोलेशन रूम ये है और ये वाला नर्सिंग स्टेशन है, ठीक है। तो अगर प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है तो क्या होगा? आइसोलेशन रूम के अंदर जो टीबी पेशेंट है उसका सारा टीबी मतलब बैसिलाई कहाँ पे आ जाएगा? नर्सिंग स्टेशन। तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, हाँ या ना बोलो? तो प्रेशर क्या होना चाहिए बताओ? कम या सेम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। होना चाहिए। कम काम होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होगा? या हमारे पास नहीं आएगा। मान के चलते हैं हमने 20 रख दिया, तो प्रेशर क्या होगा? मतलब एयर फ्लो क्या होगा? वो बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है ना। बाहर तो नहीं आ सकता ना, हाँ या ना बोलो? बाहर तो नहीं आ सकता ना। सो आइसोलेशन रूम का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? शुड बी नेगेटिव प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर। कितना नेगेटिव है? -2। अगर 20 अंदर है तो -2 बोलोगे, है ना बोलो? है ना बोलो? सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम, जहां पर आइसोलेशन रूम का जो प्रेशर है वो एनवायरमेंट का प्रेशर से कम है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? द नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया, ए पेशेंट विद द फॉलोइंग इन्फेक्शन शुड बी असाइन टू ए नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम। इनमें से कौन सा वाला पेशेंट है जिसको हम नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम के अंदर रखेंगे? लारिंजियल ट्यूबरकुलोसिस, हर्पीज सिम्प्लेक्स, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, Laryngeal tuberculosis. यस, लारिंजियल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जिसे बोलते हैं हेपा फिल्टर करके, आर यूज्ड फॉर डैश ए प्रिवेंटिंग एयर बबल्स इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बी प्रिवेंटिंग एयरबर्न ट्रांसमिशन ऑफ टीबी, सी एडमिनिस्टरिंग नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, डी ऑक्सीजन डिलीवरी इन इन्वासिव वेंटिलेशन। HEPA filter. Yes, sir. Even Sir, preventing option airborne. B. Answer is option B, preventing Preventing airborne airborne transmission of transmission of TB. TB. Now let me show you this. This is called as HEPA filter. बड़ा वाला हॉस्पिटल के अंदर डाला जाता है। इसका काम है सारा डस्ट पार्टिकल, सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सोख लेना, फिल्टर करके छान के ले लेना। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली फिल्टर करके रख लेता है अपने पास सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट वगैरह को, सो दैट हमारे पास ना आए। तो हेपा फिल्टर का ये काम है। तो मोस्ट कॉमनली एयरबर्न ट्रांसमिशन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। द नर्स इज असाइंड टू ए पेशेंट हु हैज बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल सी वियर टू डिलीवर द मील ट्रे। जब हम कोई खाने वाला ट्रे लेके जाते हैं पेशेंट के साथ पास,
और वो बैक्टीरियल निमोनिया एंड अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है पेशेंट, तो कौन सा वाला पीपी हमें पहनना चाहिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए, ये क्वेश्चन बोला। ओनली मास्क इज नीडेड, स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लोव्स, गाउन मास्क ग्लोव्स शू कवर्स एंड नो पीपी इज रिक्वायर्ड। क्या आंसर हो जाएगा? गाउन मास्क ग्लव्स सुको सी सर आंसर इज ओनली मास्क, Special filters ओनली mask. मास्क, ओनली मास्क, बिकॉज ओनली वी नीड अ ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ठीक है। यस The guidelines recommended by the CDC, the Center for Disease Control, in 1987, which were updated in 1988 to prevent the transmission of AIDS, are called as। एड्स ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए CDC ने 1987 को, उसके बाद 1988 को अपडेट करके एक रिकमेंडेशन गाइडलाइन दिया, उसे क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल Universal because. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन के Universal अंदर क्या क्या precaution. आता है? इसके अंदर या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर हैंड हाइजीन आता है। ठीक है, And using हैंड हाइजीन। नंबर 2 क्या रहे? पीपी पहनना आता है। ठीक है। नंबर 3 PP. कॉफ एटिक्विटीज। देन क्लीनिंग पेशेंट एनवायरमेंट। ठीक है। नंबर 5 रेस्पिरेटरी हाइजीन। नंबर 6 प्रिवेंटिंग शार्प इंजुरी। ठीक है। एंड नंबर 7 BMW। BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट या मैनेजमेंट। BMW बोलेंगे तो बढ़िया होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये होता है सारा यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर जो आता है। तो ये CDC ने बताया कि तुम्हें इतना करना चाहिए। ठीक है। चलो, द नर्स शुड वियर ए गाउन व्हेन, कब मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर को गाउन पहनना चाहिए? पेशेंट हाइजीन जब पुअर है उस टाइम के दौरान। सी इज असिस्टिंग विद द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। सी पेशेंट हैज एड्स और हेपेटाइटिस। डी ब्लड और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर इज प्रेजेंट। Option D. Blood and body fluid exposure is ब्लड present. और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर जब है उस टाइम पे हमें गाउन पहनना चाहिए। नेक्स्ट और नहीं है। नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल का फिर मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, और भी क्लासेस होगा इसका इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग। विल सी मोर रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल इन नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है अभी तक? यस सर, मुझे डाउट है सर। क्या बोल दो। सर जो जैसे नेगेटिव प्रेशर का रूम होता है आइसोलेशन रूम, ऐसे पॉजिटिव प्रेशर का भी होता है क्या? पॉजिटिव प्रेशर नहीं होता है, बेसिकली नहीं किया जाता। क्यों करेंगे भाई बताओ पॉजिटिव प्रेशर? हम क्यों चाहेंगे कि रूम के अंदर से कोई एयर बाहर आए? मतलब क्या सिचुएशन होगा जहां पर हम चाहेंगे कि नहीं वो अंदर से बाहर आ जाना चाहिए? डू यू थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक दैट? सर यानी जो चिकन पॉक्स हो या मीजल्स हो वो सब तो आइसोलेशन में भी तो रहते हैं ना। लेकिन हम चाहेंगे क्या वो पेशेंट का जो चिकन पॉक्स हुआ है या मिजल्स हुआ वो भी तो एयरबॉर्न है ना, वो क्या बाहर आए? वो हम चाहेंगे? अगर बाहर आए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तो सारा पेशेंट को फिर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है ना, वो से तो हम नहीं चाहेंगे ना। ठीक है ना, तो वैसे पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन नहीं एक्सक्यूज किया मी सर, जाता। पर सर हम लोग का पढ़ाया गया है कि हाँ बोलो, क्या पढ़ाया गया? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? और कोई डाउट? सर डाउट है। पॉजिटिव प्रेशर रूम मतलब बेसिकली नहीं क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली नेगेटिव प्रेशर वाला किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर वाला किया जाता है, जैसे कि मान के चलते हैं जैसे टीबी वगैरह कोई एयरबर्न इन्फेक्शन हुआ उस टाइम पे किया जाता है।
जी सर। ठीक है, और कोई? जी सर। सर हाँ बोलो। सर इम्यूनोजेनिसिटी और इम्यूनोलॉजी रिएक्टिविटी थोड़ा फिर से समझा दीजिए सर। ओके, सो इम्यूनोजेनेसिटी मतलब कौन बोलेगा, बताओ, तुम बोलो पहले। सर एबिलिटी टू इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्सेस। हाँ, मतलब हमारा बॉडी के अंदर गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनिटी को हमारा मतलब ये स्टिमुलेट किया, उसे बोलते हैं, मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया, या फिर कुछ सेलुलर इम्यूनिटी जैसे कि कुछ केमिकल्स, मोस्ट कॉमनली जो इंटरल्यूकिन वगैरह। तो अगर एक्चुअल पाथवे देखोगे ना, वो बहुत सारा बड़ा मैकेनिज्म है, उसको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। मान के चलते हैं एंटीजन हमारा बॉडी के अंदर एंट्री किया, तो पहले एंटर करने के बाद हमारा बॉडी इसको डिटेक्ट करता है, क्या यह मेरा बॉडी का है या दूसरे जगह का है। ठीक है, इसके लिए एक टिपिकल सेल है हमारा, बोलते हैं एपीसी। एपीसी मतलब क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो एपीसी क्या करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये मोस्ट कॉमनली मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये क्या किया, एंटीजन को जाके डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद देखा कि ये हमारा बॉडी का है नहीं, तो ये इमीडिएटली रिलीज कर दिया इंटरल्यूकिन। ये इंटरल्यूकिन क्या, इंटरल्यूकिन जाके टी सेल को स्टिमुलेट कर दिया, भाई चलो यहाँ पे कुछ आया है हमारा बॉडी के अंदर बाहर से, तो इसको मारते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो टी सेल आ गया। ठीक है, तो टी सेल आके एंटीजन के पास पहुँच गया। तो आने का भी बहुत सारा मैकेनिज्म है, वो कैसे आके पहुँचेगा, दैट इज़ कॉल्ड केमोटैक्सिस प्रोसेस। ठीक है, केमिकल जो रिलीज होता है एंटीजन से या बैक्टीरिया से, उसके वजह से ये सूंघ के टी सेल आ गया इधर। ठीक है, इंटरल्यूकिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, बेसिकली ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये बाइंड करके रखा होगा, बांध के एंटीजन को पकड़ के रखा होगा, मैं पकड़ के रखा हूँ आ जाओ, और ये मैसेज भेज दिया इंटरल्यूकिन के साथ, ये हो गया मैसेज, और मैसेज जाके पहुँच गया टी सेल के पास, टी सेल आ गया, मान के चलो ये पुलिस है, तो पुलिस आके पहुँच गया एंटीजन के पास, आके पहुँच के बोलता है कि भाई, देखता है पूरा इधर उधर कि क्या चल रहा है इधर, तो वो टी सेल फिर और कोई केमिकल सिग्नल छोड़ता है, वो पहुंच जाता है किसके पास, बी सेल के पास। बी सेल बोला कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ आ गया बॉडी के अंदर, हमें तो डिफेंस यहाँ पे करना है। तो ये क्या किया, बी सेल ने तुरंत ही इम्यूनोग्लोबुलिन बनाया, एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी जैसे बनाया, इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ, तो एंटीजन को ये जाके बाइंड कर लिया एंटीबॉडी। बाइंड करने के बाद एंटीजन क्या हुआ, न्यूट्रलाइज और इन्फेक्ट नहीं करा सकता। ठीक है, तो एंटीबॉडी और इन्फेक्ट नहीं करा सकता। यहाँ पे होता है क्या कि एंटीजन जैसे ही एंट्री किया तो हमारा बॉडी का क्या रिस्पॉन्स हुआ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फिर इंटरल्यूकिन, ये जो चेन ऑफ रिएक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इम्यून रिएक्शन। तो एक एंटीजन जैसे हमारा बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तो कितना इसका पावर है, एबिलिटी है टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, कॉल्ड एज इम्यूनोजेनेसिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यस सर। अब यहाँ पे एंटीबॉडी आ गया, एंटीबॉडी बी सेल ने बनाया, एंटीबॉडी इधर आ गया, एंटीजन है इधर, एंटीबॉडी आ गया, अभी दोनों बाइंड होंगे। अभी इससे बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी, दोनों कितना हद तक बाइंड हो सकते हैं, बात समझ गए? यस सर। तो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक था स्टिमुलेशन हुआ, यहाँ तक था इम्यूनोजेनेसिटी। एक बार एंटीबॉडी इसका अगेंस्ट बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होंगे, इसे क्या बोल देंगे, इम्यूनोलॉजिक रिएक्टिविटी। अभी समझ में आ रहा है? यस सर। और कोई डाउट बताओ? नो सर। नो सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी का है? अच्छा मुझे बताओ, जो पॉजिटिव एयर प्रेशर तुम बोल रहे थे, कहीं पे तुमने देखा है क्या पॉजिटिव प्रेशर एयर, मतलब आइसोलेशन रूम? सर देखा नहीं, पर पॉजिटिव आइसोलेशन, पॉजिटिव आइसोलेशन पढ़ा गया कि ट्रांसप्लांट पेशेंट रहते हैं सर, देखो टिपिकली वो केस में किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो, उसमें अगर फिल्टर वगैरह सारा चीज लगाना पड़ा, हॉस्पिटल का सेटअप होना चाहिए वैसे, ठीक है ना? वैसे सेटअप होगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। नॉर्मली
वो रूम बहुत डिफ़िकल्ट है बनाना भी, ठीक है ना। वो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे मे बी पॉसिबल है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऑलरेडी मान के चलते हैं एक पेशेंट है आइसोलेशन रूम के अंदर, वहाँ पे तो बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स होगा। अगर मान के चलते हैं हमने नेगेटिव प्रेशर बना दिया, तो नेगेटिव प्रेशर को पॉजिटिव प्रेशर में बदलना पड़ेगा। कैसे, मान के चलते हैं ऐसे ही फ्लो हुआ तो सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ही तो अंदर रह जाएगा ना, है ना, बोलो, ऐसे ही अंदर रह जाएगा। अगर अंदर रह जाता है तो प्रॉब्लम क्या होगा, फिर ज़्यादा इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन होने का पॉसिबिलिटी है ना, बोलो। तो अभी ये री इन्फेक्शन को फिर बंद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। मान के चलते हैं बाहर 20 है, ये हो गया 25, लेकिन ये सारा लॉक होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बाहर स्प्रेड हो जाएगा, बाहर स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से कोई फिल्टर वगैरह लगाना चाहिए जो कि क्या करेगा, ये प्रेशर को इसके अंदर हम छोड़ दें। तो वो जो HEPA फिल्ट्रेशन यूज होता है वही वाला, एग्जैक्टली। सो इसीलिए HEPA फिल्टर यहाँ पे लगाया जाता है। तो फिल्टर कर लेगा वो सारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको फिल्टर करके, इसके अंदर डस्ट वगैरह वो सारे इसको फिल्टर करके रख देगा। बात समझ गए ना? यस सर, अभी समझ में आ रहा है तो? यस सर। लेकिन बेसिकली ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है ना, ये जनरल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। तो तुम देखोगे वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स वगैरह में ये बहुत मतलब झोल है इसमें, ठीक है। चलो एनीवे दिस इज द मैकेनिज्म। और कोई डाउट बताओ? नो सर। नो सर। चलो बंद करूं? थैंक यू सर। टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर।